आप अपने प्यारे चैनल अटेक यूपीएससी में हैं और आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 अर्थशास्त्र का अध्याय 4 का सॉल्यूशन या अभ्यास प्रश्न हल को देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आप देखेंगे पहला प्रश्न। अब वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। उत्तर आप देखेंगे इसका। वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब वह अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं तभी भूमिका निभाती हैं। और देखेंगे अब दूसरा अभ्यास प्रश्न हल। अभ्यास प्रश्न दूसरा। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण हैं? इन अवरोधकों को सरकार को क्यों हटाना चाहती है? उत्तर, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। विदेश प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना जाता था। 1950 से एवं 1960 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई और इस अवस्था में इन नवोदित उद्योगों को आयात प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरकों, पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। सन 1961 में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया। सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिससे देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा और वह अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इसलिए विदेशी व्यापार एवं निवेशों पर वह अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। और इसका अर्थ है कि वस्तुओं का सुगमता से आयात किया एवं निवेश पर अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है वस्तुओं को सुगमता से आयात किया जा सकेगा और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकेंगी। सरकार द्वारा अवरोधकों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। आप देख लीजिए उदारीकरण किसे कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। और प्रश्न तीसरा देखें, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? उत्तर आप देखेंगे, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद देगा। श्रम कानूनों में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में निवेश करेंगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगारों का सृजन होगा तथा साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार होगा और उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी होगा। श्रम कानूनों में लचीलापन के बाद अनेक भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ। इन कंपनियों ने अपना उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ अर्जित किए। आप प्रश्न चौथा देखेंगे, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? उत्तर आप देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मिल सकते हैं, जहां सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल हों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, लेकिन अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती हैं
जैसे एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने अत्यंत छोटी भारतीय कंपनी परख फूड्स को खरीद लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों एवं उत्पादन का आदेश देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल सामान यूं ऐसे उद्योग जिनका विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है, जो अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। आप प्रश्न 5 देखेंगे। विकसित देश विकासशील देश से उनके व्यापार और निवेश एवं उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? आइए हम देखते हैं। उत्तर: विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। इनका मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं, इसलिए कोई अवरोधन नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। इसके लिए विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन बनाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम लागू करता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देश व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश हुए, जबकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा। विकासशील देश समय समय पर विकसित देशों की सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को ताक पर रखकर अपने देश में अवरोधक बना रखे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत है? यदि विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानकर अवरोधकों को हटा रहे हैं, तो विकसित देशों को भी अवरोधों को हटाना होगा। प्रश्न 6 आप देखेंगे। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर आप देखेंगे। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण आप जानते हैं क्या है? वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु यह प्रभाव एक समान नहीं। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के बीच पहले से अधिक विकल्प हैं। वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित रहे। परिणामतः ये लोग पहले की अपेक्षा उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता टिक नहीं सके। कई इकाइयां बंद हो गई, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं रहा। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिला। ये सभी परिणामतः संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा। शिक्षित, कुशल एवं संपन्न लोग वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया। दूसरे ओर अनेक लोगों ने लाभ में हिस्सा नहीं मिला। आप प्रश्न 7वां देखिए। व्यापार और निवेश नीतियों
का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? उत्तर आप देखेंगे, सरकार द्वारा व्यापार पर अवरोधकों एवं प्रतिस्पर्धाओं को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि कटौती करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा उदारीकरण करने के लिए वस्तुओं को आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकेगा तथा विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यालय को और कारखाने खोल सकेंगी। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि वे क्या आयात निर्यात करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी होगी, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न 8वां आप देखिए, विदेश व्यापार विभिन्न देशों एवं बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। उत्तर आप देखिए, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से मदद करते हैं। पहला आप देखेंगे, विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजारों में पहुंचने का अवसर मिलता है। इससे उत्पादक अपने देश के व्यापार के साथ साथ विश्व के बाजारों से भी प्रतियोगिता कर सकता है। ग्राहकों के विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने देश में ही उपलब्ध होने लगती है। उदाहरण के लिए भारतीय कंप्यूटर बाजार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से भारतीय तथा कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होगी। यदि विदेशी कंपनियों के कंप्यूटर बेहतर साबित होंगे तभी तो भारतीय उपभोक्ताओं के सामने अधिक विकल्प होंगे। भारतीय कंपनियां अपनी हानि को कम करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता और कीमतों में सुधार करेंगी, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। आप 9वां देखेंगे प्रश्न, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। मेरे अनुसार आज से 20 वर्ष बाद वैश्वीकरण न केवल जारी रहेगा बल्कि अपने चरम पर होगा। विश्व के विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। उनमें वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रमिकों का आदान प्रदान बहुत अधिक होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अपने अधिक से अधिक निवेश करेंगी। विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्से पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होगा। इस अवस्था में वैश्वीकरण के कारण व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में विभिन्न देशों में एकीकरण में वृद्धि होगी। एक देश की तकनीक, पूंजी तथा श्रम दूसरे देश के काम आने लगेंगी, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था का विकास होगा। आप प्रश्न 10वां देखिए, मान लीजिए आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है। दूसरा कह रहा है वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? जवाब आप देखिए। उत्तर, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव सकारात्मक भी रहा तथा नकारात्मक भी। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद पहुंचाई है तथा कुछ लोग मानते हैं वैश्वीकरण ने भारत के विकास को क्षति पहुंचाई है। मेरा विचार है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। लोगों को नई व उन्नत तकनीकी की वस्तुएं तथा बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त हुए। लोगों के जीवन का स्तर में सुधार हुआ किंतु ये विकास असमान रहा, अर्थात इसने बड़े बड़े उद्योगपतियों, शिक्षित एवं धनी उत्पादकों एवं धनी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया, किंतु छोटे उद्योगपतियों, सुशीला जैसे श्रमिकों
व विकासशील देशों को नुकसान पहुंचा है। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत के कई लघु एवं कुटीर उद्योगों की लगभग नष्ट कर दिए। श्रम कानूनों में वैश्वीकरण के कारण बहुत लचीलापन आ गया है, जिससे लोगों का रोजगार अनिश्चित हो गया। अब जबकि वैश्वीकरण अनिवार्य विकल्प है, तो सरकार द्वारा वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसका लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे। सरकार को छोटे उद्योगपतियों को सस्ते दामों पर ऋण देकर, बेहतर बिजली की सुविधा देकर विदेशी प्रतिस्पर्धा को योग्य बनाना चाहिए। विकासशील देशों की विकसित देशों पर अपने व्यापार और निवेश को उदारीकरण करने के लिए दबाव डालना चाहिए। और प्रश्न 11 आप देखेंगे, 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं की अधिक विकल्प है या वैश्वीकरण की प्रक्रिया, यहाँ वैश्वीकरण रहेगा, की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ यहाँ उन्हें उचित परिस्थितियां मिल रही है, जैसे व्यापार और सस्ते श्रमिक आदि बढ़ रहे हैं। इससे आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या में बाजारों को देखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश कर रही हैं निर्यात, क्योंकि जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प है, इसलिए उदारीकरण और प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को उत्पादकों को बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा है। और प्रश्न 12 आप देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। आप देखेंगे अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आप देखेंगे पहला का बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर, इसका आप देखेंगे बा होगा, कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान नियमन के लिए किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखेंगे खा, आयात पर कर का कोटा का उपयोग व्यापार अवरोधक है। आप देखेंगे व्यापार अवरोधक है। गा, विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां, टाटा मोटर्स आप देखेंगे, इंफोसिस, रेनबैक्सी देखेंगे। और आप देखेंगे घा, आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के लिए सहायता की, कॉल सेंटर आप देखेंगे। और अंगा देखेंगे, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया, जैसे मोटर गाड़ियां खरीदती हैं। आप देखेंगे। और आप प्रश्न 13 देखेंगे, सही विकल्प का चयन कीजिए। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया। आप इसका देखेंगे, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का देखा गया है। पहला इसका का होगा। और दूसरा आप देखिए बड़ा, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। आप देखेंगे स्थानीय कंपनियों की खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। विश्व के अगर बाहरी कंपनियां आती हैं तो जो वहाँ के स्थानीय कंपनियों को खरीद लेते हैं, तभी उनका बढ़ाव होता है। और आप ई देखिए, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। आप देखेंगे विकसित देशों के लोगों को। और इसी के साथ आप इसका हल भी देख सकते हैं चाहे तो। और इसी के साथ यह अध्याय खत्म होता है। और
अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।